औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का, दैट इज़ नोन एज द कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स में हम कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हमारे पास इसमें जो कैटेगरी में ड्रग्स आ रही होती हैं, दे आर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की भी फर्दर क्लासेस हैं, उनकी भी फर्दर ड्रग्स हैं। जहां हमारे पास पॉसिबल एसएआर मौजूद होगा, हम वहां पे उन एसएआर्स को डिस्कस करेंगे और फिर ड्रग्स को क्लासिफाई करेंगे, उनकी पोटेंसीज को रिलेट करेंगे, जिस तरह से हमने एंटी हिस्टामिन ड्रग्स में भी करा था। इसके अलावा हमारे पास एंटी एंजाइनल ड्रग्स आ रही होती हैं और एंटी एरिथमिक ड्रग्स आ रही होती हैं। ये सारी चीजें कार्डियोवैस्कुलर एजेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। अब एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स में हमारे पास जो एक पेशेंट की अगर हम प्रिस्क्रिप्शन को देखें तो आपने पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन को देखा होगा, या तो फार्माकोथेरेपी जो रेजिमेन है उसमें आपने देखा होगा कि एक पेशेंट जिसको ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस की ड्रग्स जो है उसको दी जा रही होती हैं और वो डिफरेंट जगहों पे जाके जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें थोड़ी बहुत नॉर्मल फिजियोलॉजी को, जो बस हम टच करते हुए जाएंगे कि हमारे पास हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन एक हमारे पास कंडीशन होती है इन विच देयर इज अ क्रॉनिक इंक्रीज इन जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 mmHg। हमारे पास क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है। और अगर ये कंडीशन उस बंदे को 3 दिन से ज्यादा तक हो रही है तो उसे हम हाइपरटेंसिव पेशेंट कहते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन जो है वो उसको मौजूद होता है, या आम अल्फाज में इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने में हमारे पास बहुत सारी डिटर्मिनेंट्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे पास ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा हार्ट इटसेल्फ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। किडनी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रही होती है। और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिससे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशंस हार्ट में जारी होती हैं और ब्लड वेसल्स में जारी होती हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द बॉडी एनवायरनमेंट वो जो है वो ब्लड प्रेशर को एडजस्ट कर रही होती हैं। खैर वो हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ हम ये बात करें कि हमारे पास हमने सिर्फ नॉर्मल फिजियोलॉजी को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वो कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि उस फार्माकोथेरेपी में दी जाती हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के, जिन्हें हम एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं। अब उसमें हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स में जो कि कार्डियोवैस्कुलर ड्रग का पार्ट है, उसमें हमारे पास हम 4 मेन क्लासेस को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। एडिनोसेप्टर का मतलब क्या है, एड्रीनोसेप्टर्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास एडिनोसेप्टर अल्फा और बीटा सही रिसेप्टर्स। एड्रीनोसेप्टर्स का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे पास अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे काम करती हैं, और ब्लॉकिंग एजेंट्स का मतलब जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही होती हैं। और एड्रीनोसेप्टर्स का मतलब ये है कि रिसेप्टर ऑफ एड्रीनर्जिक सिस्टम। और जो हमारे पास एड्रीनर्जिक सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और आपने पहले पढ़ा होगा फिजियोलॉजी के अंदर कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास कौन से मेजर न्यूरोट्रांसमीटर को इन्वॉल्व करता है, एपिनेफ्रिन एंड द नॉन एपिनेफ्रिन। और एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हमारे पास किन रिसेप्टर से बाइंड करके काम करते हैं, उन्हें हम एड्रीनो रिसेप्टर कहते हैं। और एड्रीनो रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। अब अल्फा रिसेप्टर की भी फर्दर 2 क्लासेस होती हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर, सही है, एंड देन वी हैव द अल्फा 2 रिसेप्टर, सही है। और बीटा की हमारी बॉडी के अंदर बीटा 1 रिसेप्टर होता है, सही है, बीटा 2 रिसेप्टर होता है, और हमारे पास कौन सा रिसेप्टर होता है, बीटा 3 रिसेप्टर होता है। ये 3 रिसेप्टर्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें से हमारे पास मेन बात ये आती है कि अब इनमें से हम कौन से रिसेप्टर्स की बात करें कि जिन पे हमारी ड्रग बाइंड करे, उनको ब्लॉक करे और हमें एंटी हाइपरटेंसिव देखे, इफेक्ट दे। तो अल्फा रिसेप्टर में से हम प्रोमिनेंटली अल्फा 1 ब्लॉकर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर जो होता है वो ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। और जब ये हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉन एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन से एक्टिवेट होता है, तो हमारे पास क्या करता है, ये उन स्मूथ मसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करवा के वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को मीडिएट कर रहा होता है, और वेसल के डायमीटर को जो है वो क्या कहते हैं, कम कर रहा होता है। जब किसी भी वेसल का डायमीटर कम होता है, जो ब्लड फ्लो उससे मूव कर रहा होता है, ब्लड फ्लो जो उस वेसल से हो रहा होता है, तो हमारे पास क्या होता है, उस वेसल का ल्यूमन नैरो होने की वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और जब पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो इन टर्न्स हमारे पास बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हमारे पास
सही करने के लिए हम कौन से एडिनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स देते हैं और स्पेसिफिकली कौन सी अल्फा 1 ब्लॉकर्स जो हम आगे पढ़ेंगे। सही है। सेकंड हमारे पास ये है कि हमारे पास बीटा रिसेप्टर में देखें तो बीटा रिसेप्टर में से हम बीटा 1 ब्लॉकर पढ़ेंगे। सही है। और बीटा 1 ब्लॉकर्स जो होते हैं बेसिकली क्योंकि बीटा 1 हमारे पास प्री डोमिनेंट होता है हार्ट के अंदर, और जब बीटा 1 भी एक्टिवेट होगा तो वो पॉजिटिव कोरोनोट्रॉपी करवाएगा, जिसकी वजह से हम कार्डिक आउटपुट और हार्ट रेट बढ़ जाएगा और इंटेंस बीपी बढ़ रहा होगा। तो हम इन्हीं रिसेप्टर्स की ड्रग्स को आगे जो है वो पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, अब एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो हैं उनको हम फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक पेरिफेरल एक्टिंग सिंपैथेटोलाइटिक्स। सिंपैथेटोलाइटिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने ऊपर पहले ही डिस्कस कर लिया कि एड्रीनोसेप्टर्स जो होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, इसलिए ये ड्रग्स क्या कर रही है, उस एड्रीनोसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है। तो इनका दूसरा नाम क्या होता है? सिंपैथेटोलाइटिक्स। सही है। अब सिंपैथेटोलाइटिक्स भी 2 तरह की होती हैं। एक पेरिफेरल एक्टिंग सिंपैथेटोलाइटिक, मतलब जो रिसेप्टर्स जो हमारे पास आउटसाइड द सीएनएस होंगे, अल्फा और बीटा रिसेप्टर जो आउटसाइड द सीएनएस होंगे उनको ब्लॉक करेंगी ये ड्रग्स। और सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथेटोलाइटिक जो कि सेंट्रली जाके जो हमारे पास एड्रीनोसेप्टर्स होंगे उनको ब्लॉक करके या उनको एक्टिवेट करके हमारे पास ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करी होंगी। और ऐसे एजेंट्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के स्टोर्स को डिप्लीट कर दें, मतलब जो न्यूरॉन है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स में स्टोर हुआ हुआ है, ये जो वेसिकल है इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हुआ हुआ है इसके लेवल्स को डिप्लीट कर दें, ताकि न्यूरोट्रांसमीटर जब कम हो जाए तो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही ना हो। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ना हो तो वो अपना एक्शन परफॉर्म ना करे। और स्पेसिफिकली कौन से न्यूरोट्रांसमीटर? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को जो एक्टिवेट करे होती हैं, एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें नॉन एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन आ रहे होते हैं, क्योंकि वही हमारे पास मेन रोल प्ले करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर या कार्डियक सिस्टम के ऊपर। सही है। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले पेरिफेरली एक्टिंग सिंपैथेटोलाइटिक्स की। अच्छा, पेरिफेरली एक्टिंग सिंपैथेटोलाइटिक्स की भी फर्दर जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास 3 क्लासेस हैं। सही है। पेरिफेरली एक्टिंग का मतलब कि आउटसाइड द सीएनएस, वो ड्रग्स जो कि आउटसाइड द सीएनएस जो है वो काम कर रही होती हैं। सही है। पेरिफेरली एक्टिंग सिंपैथेटोलाइटिक्स में हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द रिसेप्टर जो पेरिफेरल पे मौजूद हैं। अभी मैंने पहले बताया कि हमारे पास कौन कौन से रिसेप्टर हैं जो ब्लड प्रेशर में इन्वॉल्व होते हैं, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। और ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर हमारे पास क्या कहते हैं, पेरिफेरल ली जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रली हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, अब पेरिफेरल में हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द रिसेप्टर टाइप हमने क्लासिफाई किया है अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर एंटेगनिस्ट, और हम आगे पढ़ेंगे बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटेगनिस्ट, और फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे मिक्स्ड अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एड्रीनो एंटेगनिस्ट। अब अल्फा एड्रीनो एंटेगनिस्ट जो है बेसिकली पेरिफेरली एक्टिंग सिंपैथेटोलाइटिक्स में कौन सी ड्रग्स आ रही होती हैं? अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर एंटेगनिस्ट हमारे पास पहली क्लास है। अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर एंटेगनिस्ट में कौन सी ड्रग आ रही होगी? वो ड्रग जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक कर रही होगी। क्यों हम अल्फा 1 रिसेप्टर की बात कर रहे हैं? क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर ही मेन हमारे पास रिसेप्टर है जो कि जब एक्टिवेट होता है तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा होता है। अगर हमें ब्लड प्रेशर को कम करवाना होगा तो हम इसी रिसेप्टर का एंटेगनिस्ट देंगे। अब इस अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर एंटेगनिस्ट में भी फर्दर 2 क्लासेस आ रही होती हैं। एक हमारे पास कौन सी क्लास है? पाइपेराजिलाइल क्यूनाजोलिन डेरिवेटिव। सही है। पाइपेराजिलाइल क्यूनाजोलिन डेरिवेटिव्स एंड इमिडाजोलिन डेरिवेटिव। सही है। पाइपेराजिलाइल क्यूनाजोलिन डेरिवेटिव्स में हमारे पास कौन सी ड्रग्स आ रही होती है? पैराजोसिन एंड टेराजोसिन, और तीसरी ड्रग हमारे पास डॉक्साजोसिन आ रही होती है। और इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स में हमारे पास टोलाजोलिन एंड देन फिनोल्टामाइन। सही है। अच्छा, ये जो दोनों हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं इनमें से क्लिनिकली सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होती है पैराजिलाइल क्यूनाजोलिन इन, यानी कि पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। क्यों? क्योंकि इनकी क्लिनिकल एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और साइड बाय साइड इनकी जो है वो बेसिकली सेलेक्टिविटी टुवर्ड्स द अल्फा 1 रिसेप्टर इन वाले डेरिवेटिव से जो है वो ज्यादा है। इसीलिए हम इन ड्रग्स का एसएआर पढ़ेंगे, इन ड्रग्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, और इन ड्रग्स की जो है वो इन ड्रग्स को रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आ रही होती हैं। एंटी हाइपरटेंसिव के बाद हमने बोला कि एंटी एंजाइनल हम पढ़ेंगे और एंटी एरिथमिक पढ़ेंगे। सही है। और एंटी हाइपरटेंसिव में हमने क्या पढ़ा? हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव की जो पहली क्लास थी वो क्या थी? अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। और अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास वो पेरिफेरली एक्टिंग भी हो सकती हैं, सेंट्रली एक्टिंग भी हो सकती हैं, और ऐसे एजेंट्स भी हो सकते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को कम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने कौन सी क्लास पढ़ी? पेरिफेरली एक्टिंग सिंपैथेटोलाइटिक्स पढ़ी, और पेरिफेरली एक्टिंग सिंपैथेटोलाइटिक्स की कौन सी क्लास पढ़ी? अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर एंटेगनिस्ट, यानी कि जो अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगी। और अल्फा 1 में भी
हमने क्या पढ़ा? पाइपेराजिनाइल क्यूनाज़ोलिन डेरिवेटिव्स जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब पहले हम इनको स्ट्रक्चर देखते हैं कि पाइपेराजिलाइल क्यूनाज़ोलिन डेरिवेटिव्स जो है वो उनका स्ट्रक्चर कैसा है और कौन-कौन सी ड्रग्स उसमें आ रही होती हैं और कैसे बनती हैं, क्या चेंजिंग करने से बनती हैं। सबसे पहले अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले हमने पहले पीछे बात की कि ग्रेटर रिसेप्टर सेलेक्टिविटी होने की वजह से क्यूनाज़ोलिन को क्लिनिकली उनकी यूटिलिटी ज़्यादा है और इस ग्रेटर रिसेप्टर सेलेक्टिविटी की वजह से ही इनको हम जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू द इमिडाज़ोलिन डेरिवेटिव। टोलाज़ोलिन है और फेनिलटोमाइन है, उनको इतना यूज़ नहीं किया जाता क्लिनिकली, उनको उनके बजाय अल्फा एडिनो रिसेप्टर एजेंट्स में जो पेरिफेरली एक्टिंग सिम्पैथोलाइटिक्स हैं, उनमें से हम कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनमें से हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं पैराज़ोसिन, डॉक्साज़ोसिन, टेराज़ोसिन, टेम्सुलोसिन, ये सब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये क्या हैं? पैराज़िलाइल क्यूनाज़ोलिन डेरिवेटिव। अब नाम से ही हमारे पास इनका स्ट्रक्चर हम बनाएँगे। नाम से अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनका नाम क्या है? पाइपेराज़िलाइल। पाइपेराज़िलाइल का मतलब कि इनके अंदर एक पाइपेरिज़ीन रिंग मौजूद होगी। पाइपेरिज़ीन रिंग क्या होती है? पाइपेरिज़ीन रिंग जो है वो ये वाली रिंग पाइपेरिज़ीन रिंग है। ये पाइपेरिज़ीन रिंग हमने उसमें भी पढ़ी थी, एंटी हिस्टामिन की क्लास में पढ़ी थी, पाइपेराज़ीन वाली क्लास में, सही है? तो पाइपेराज़ीन रिंग जो है जिसमें हमने वो पढ़ा था कि उसमें क्या कहते हैं क्लोरोसाइक्लिज़ीन आ रही होती है, मैक्लिज़ीन आ रही होती है, ब्यूक्लिज़ीन आ रही होती है, वो हमने पढ़ी थी। ख़ैर वो हम वहाँ से उसको टच नहीं करें, अभी भी बात करेंगे इनके नाम के अकॉर्डिंगली अगर हम इनको देख इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे आएँ तो हमारे पास हम सबसे पहले क्या बनाएँगे, एक पाइपेराज़ीन रिंग बनाएँगे, सही है? पाइपेराज़िलाइल है, पाइपेराज़ीन का मतलब क्या है कि 2 नाइट्रोजन एटम हैं उनके पास, सही है? तो इसके साथ-साथ हमारे पास इनके अंदर एक क्यूनाज़ोलिन रिंग है, क्यूनाज़ोलिन रिंग बिल्कुल इसी तरह से एक बेंज़ीन रिंग और एक हमारे पास जो है वो उनके साथ क्या लगी हुई है, एक पाइरिमिडीन रिंग लगी हुई है, सही है? तो एक क्यूनाज़ोलिन रिंग, उसके साथ एक पाइपेराज़िलाइल रिंग और इसके साथ-साथ इनके अंदर टर्मिनल पे एक एसाइल मॉइटी अटैच होता है, एसाइल का मतलब सी के साथ डबल बॉन्ड ओ, सही है? तो ये हमारे पास जो है वो इनका जर्नल स्ट्रक्चर है, सही है? एक क्यूनाज़ोलिन रिंग, सही है? बेंज़ीन रिंग कंसिस्टिंग ऑफ एन पाइरामिडीन रिंग। पाइरामिडीन रिंग में क्या है 1 और 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन है। उसके साथ फिर हमारे पास एक पाइपेरिज़ीन रिंग अटैच हुई हुई है और उसके साथ फिर एक एसाइल मॉइटी अटैच हुआ हुआ है, सही है? और अगर हम यहाँ पे इस क्यूनाज़ोलिन रिंग को देखें तो उन क्यूनाज़ोलिन रिंग में हमारे पास जो है वो 2 मेथॉक्सी ग्रुप जो है वो हमारे पास लगे हुए हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, सही है? जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, सही है? और यहाँ पर हमारे पास अगर हम क्यूनाज़ोलिन रिंग पे देखें तो 4th पोज़ीशन पे 1st, 2nd, 3rd, 4th पोज़ीशन पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप भी यहाँ पे अटैच हुआ हुआ है, सही है? तो ये हमारे पास कौन-सा स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है पाइपेराज़िलाइल क्यूनाज़ोलिन डेरिवेटिव्स का। अब पाइपेराज़िलाइल क्यूनाज़ोलिन डेरिवेटिव्स में कौन-कौन सी ड्रग्स आ रही होती हैं? टेराज़ोसिन आ रही होती है और हमारे पास पैराज़ोसिन आ रही होती है और डॉक्साज़ोसिन आ रही होती है। सबसे पहले हम इनके जर्नल एसएआर को देखेंगे। हमने बात की जो पाइपेराज़िलाइल क्यूनाज़ोलिन डेरिवेटिव्स में जो ड्रग्स होंगी, उनके अंदर जो 4th पोज़ीशन पे अमाइनो ग्रुप मौजूद है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सही है? वो बहुत इम्पोर्टेंट है इनकी रिसेप्टर सेलेक्टिविटी के लिए और अल्फ़ा 1 रिसेप्टर से एफिनिटी के लिए, सही है? यानी कि इन ड्रग्स में ये 4 अमाइनो ग्रुप तो मौजूद होगा। सेकंड हमारे पास इसके साथ-साथ जो पाइपेराज़ीन मॉइटी है, वो इतनी ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी और रिंग से, पाइपेरिडीन रिंग से या किसी अदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग से, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम किसी भी रिंग से जब उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम ऐसी रिंग यहाँ पे अटैच करें जिससे इस कंपाउंड की जो अल्फा 1 के लिए जो एक्टिविटी है वो लॉस ना हो। जब ये वाली बात लिखी हुई है विदाउट द लॉस ऑफ एफिनिटी कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं अदर हेटेरोसाइक्लिक मॉइटी के साथ, लेकिन कोई भी जो हम रिंग लगा रहे हैं वो हमारे पास कंपाउंड की एक्टिविटी को लॉस ना करे, सही है? सेकंड हमने बात की कि ये जो टर्मिनल पे जो असाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इस पूरे मॉलिक्यूल की काइनेटिक्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस असाइल ग्रुप पे जो आर मौजूद है, वहाँ पे क्या लगाया, वहाँ पे जब उन्होंने एक जो है वो फ्यूरैन रिंग अनसैचुरेटेड फ्यूरैन रिंग जब उन्होंने लगा दी तो ड्रग कौन-सी बन गई? पैराज़ोसिन बन गई। और ये अनसैचुरेटेड फ्यूरैन रिंग की वजह से जो पैराज़ोसिन है उसका जो बेसिकली जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है? वो होती है 2 से 3 हावर्स और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो 4 से 6 हावर्स तक होता है, सही है? अच्छा, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है वो इस पैराज़ोसिन में जो सैचुरेटेड फ्यूरैन रिंग थी उसको उन्होंने जो है वो सॉरी अनसैचुरेटेड फ्यूरेन थी रिंग थी उसको उन्होंने सैचुरेटेड फ्यूरेन रिंग से रिप्लेस कर दिया जिसे हम टेट्रा हाइड्रो
फ्यूरेन भी कह रहे होते हैं। क्यों टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कह रहे होते हैं? अगर आप इस फ्यूरेन रिंग को देखें जो पैराजोसिन में मौजूद है, उसमें जो 2 हाइड्रोजन जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उनको हमने सैचुरेट कर दिया। तो वो कौन-सी रिंग बन गई? वो बन गई टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अगर यहाँ पे R की जगह ये होगा, फ्यूरेन रिंग होगी तो वो कौन-सी ड्रग कहलाएगी? पैराजोसिन कहलाएगी। और अगर हमारे पास R की जगह ये वाला ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप होगा तो वो कौन-सी ड्रग कहलाएगी? टेराजोसिन कहलाएगी। सही है? तो अब हमने ये बात की थी कि जो एसाइल ग्रुप है उसपे जो भी सब्स्टिट्यूशन होगी वो कंपाउंड की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज को जाके अफेक्ट कर सकती है। तो किस तरह से अफेक्ट कर रही है? हमने पहली बात की कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड वाली रिंग अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तो कंपाउंड की जो हाफ लाइफ होगी बेसिकली वो 2 टू 3 हावर्स होगी, मतलब कम हाफ लाइफ होगी और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई सैचुरेटेड इट रिंग लगा देते हैं जैसे हमने टेराजोसिन में लगाई तो कंपाउंड की हाफ लाइफ जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी 12 हावर्स। सही है? और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बेसिकली 18 हावर्स के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे आके 2 ड्रग्स को डिस्कस कर लिया और यही इसका एसएआर भी डिस्कस कर लिया, इसका स्ट्रक्चर भी हमने रिलेट कर लिया। अच्छा, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये हमारे पास जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेटाबोलाइज करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये बाकी जो रिंग्स हैं ये रिसेप्टर से बाइंडिंग शो कर रही होती है। अमाइनो ग्रुप की बात की कि वो 4th पोजीशन पे जो अमाइनो ग्रुप मौजूद है वो हमारे पास रिसेप्टर से एफिनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइपेरेंजीन रिंग इतनी ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं और एसाइल ग्रुप पे सब्स्टिट्यूट करके हम डिफरेंट टाइप की ड्रग्स बना सकते हैं और एसाइल ग्रुप ही फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज पे जाके सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। अगर हम यहाँ पे कोई अनसैचुरेटेड रिंग लगा देंगे जैसे हमने पैराजोसिन में लगाया तो कंपाउंड की हाफ लाइफ और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होगा। लेकिन अगर हम सैचुरेटेड लगा देते हैं जैसे हमने टेराजोसिन में लगाया तो कंपाउंड की हाफ लाइफ बढ़ जाएगी और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेटाबॉलिज्म में पहले पढ़ा होगा कि जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड ज्यादा होते हैं वो रैपिड ऑक्सीडेशन पे जाता है। सही है? तो ये वाला जो पैराजोसिन है वो रैपिड ऑक्सीडेशन पे जाएगी। सही है? जिसकी वजह से हमारे पास इसकी हाफ लाइफ जो है वो कम होती है। सही है? तो यहाँ पे भी आके हमने पहली अल्फा एडिनो रिसेप्टर एंटेगनिस्ट को डिस्कस कर लिया, उसमें जो ड्रग्स आती हैं उनको डिस्कस कर लिया। सेकंड हमारे पास पेरिफेरली एक्टिंग सिम्पैथेटोमाइमेटिक्स सिम्पैथेटोलाइटिक्स में हमारे पास और कौन सी ड्रग्स आ रही होती है? बीटा रिसेप्टर एंटेगनिस्ट। सही है? हमने बात की थी ना कि एक हमारे पास अल्फा रिसेप्टर है और एक हमारे पास कौन सा है? बीटा रिसेप्टर है। बीटा रिसेप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास जो है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। सही है? पर्टिकुलरली हम कौन से रिसेप्टर की बात करेंगे? बीटा 1 रिसेप्टर की बात करेंगे। सही है? अच्छा, इस बीटा रिसेप्टर एंटेगनिस्ट जो बनाए गए थे बेसिकली वो हमारे पास उनकी भी 3 जनरेशंस थी। फर्स्ट जनरेशन, सही है? सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। सही है? फर्स्ट जनरेशन जो बीटा रिसेप्टर एंटेगनिस्ट थे वो हमारे पास क्या कहते हैं? नॉन सेलेक्टिव थे। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये है कि वो बीटा 1 रिसेप्टर को तो ब्लॉक कर रहे थे लेकिन वो साइड बाय साइड बीटा 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रहे थे। सही है? अच्छा, अब इससे क्या मसला था? चलो, हमने पहली बात की कि बीटा 1 रिसेप्टर हमारे हार्ट पे प्रीडोमिनेंट होता है और अगर हम बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो हम कहीं न कहीं नेगेटिव आइनोट्रोपी और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे और ब्लड प्रेशर को तो मेंटेन कर लेंगे। लेकिन अगर कोई ड्रग बीटा 1 के साथ-साथ बीटा 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगी और पहले हमें पता होना चाहिए कि बीटा 2 रिसेप्टर होता क्या है? बीटा 2 रिसेप्टर हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में होता है और वहाँ पर जब बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो वो ब्रोंको डायलेशन करवा के हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं अस्थमा की कंडीशन को रिलीव कर रहा होता है। सही है? तो एक ड्रग जो बीटा 1 को इनहिबिट कर रही है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जब साइड बाय साइड वो बीटा 2 को भी इनहिबिट कर देगी तो वो वेज़ोडायलेशन को रोकेगी और अस्थमा लाइक सिम्पटम्स देना शुरू कर देगी। सही है? तो इसीलिए जो पहली ड्रग बनी जो नॉन सेलेक्टिव थी फिर उसके बाद हमने क्या किया? हमने उसी ड्रग में मॉडिफिकेशन करके उसको सेलेक्टिव बनाया, सेलेक्टिव बीटा 1 बनाया ताकि वो बीटा 1 पे ही काम करे। सही है? तो पहली हम पहले किसको डिस्कस करें? बीटा एडिनो रिसेप्टर एंटागनिस्ट में हम पहली जनरेशन को डिस्कस करें जो कि कौन-सी है? नॉन सेलेक्टिव है अपनी नेचर के अंदर। सही है? अच्छा, अब वो जो पहली जनरेशन है उसमें कौन-सी ड्रग आती है? दैट इज़ द प्रोपेनोलोल। सही है? और प्रोपेनोलोल जो है वो किसका डेरिवेटिव है? एराइल ऑक्सी प्रोपेनोल अमाइन डेरिवेटिव। अब बिल्कुल आराम से बिल्कुल तहम्मुल से अगर हम इसको स्ट्रक्चर इसका बनाएँ, एराइल का मतलब कि एक बेंज़ीन रिंग मौजूद है। सही है? ये हमारे पास एक बेंज़ीन रिंग हमने बना दी। सही है? देन वी हैव द ऑक्सी। अब ये ऑक्सी जो ग्रुप मौजूद है ये इस एराइल रिंग के साथ मौजूद है। तो एक और एराइल रिंग आएगी यहाँ पे। सही है? ये हमने एक और एराइल रिंग बना दी। सही है? इसके साथ-साथ हमारे पास एक ऑक्सीजन मौजूद है।
सही है, तो एराइल ऑक्सी बना दिया हमने। देन वी हैव द प्रोपेनोल। प्रोपेनोल का मतलब 3 कार्बन, 1 2, वी हैव 3 कार्बन। और प्रोपेनोल का मतलब कि उसमें हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, एक अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर इन ड्रग्स में अल्कोहल आपके पास जो है वो सेकंड पोजीशन पे दिखेगा आपको। सही है, और वो जो है वो डैश लाइन की फॉर्म में मिलेगा। सही है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि डैश लाइन और प्लेन लाइन ये किस तरह से मतलब क्या चीज को रिलेट कर रही होती है। एंड देन वी हैव द अमाइन। अमाइन का मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक इसके साथ अमाइन ग्रुप अटैच होगा। तो सम वर्ड हमने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब हम इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। एराइल, सही है, ऑक्सी, 3 कार्बन, दैट वी हैव द प्रोपेनोल, और उसके साथ एक OH लगा हुआ है, देन वी हैव द अमाइन। सही है, तो ये जो हमारे पास जितनी भी बीटा एडिनो रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है वो सब एराइल ऑक्सी प्रोपेनोल अमाइन की डेरिवेटिव्स हैं। और उसमें कौन सी जनरेशन हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ड्रग आती है, प्रोपेनोल आती है। सही है, सबसे पहले हम इनको स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो हमने ये बात की कि ये कंसिस्ट कर रहे होते हैं एक एराइल रिंग के ऊपर और एक ऑक्सी एराइल रिंग होती है इनके अंदर। इसके अलावा इनके अंदर एक प्रोपेनोल होता है, ये हमारे पास पूरा प्रोपेनोल है। एंड देन वी हैव द अमाइन, तो एराइल ऑक्सी प्रोपेनोल अमाइन। सही है, अब इनका किस तरह से इनका एसएआर को अब हम रिलेट करेंगे। हमने ये बात की कि ये जो एरोमेटिक रिंग मौजूद है और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, ये हमारे पास जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करता है, बीटा रिसेप्टर से बाइंड करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रग को। सही है, अच्छा, सेकंड हमने ये बात की कि ये जो ऑक्सीजन ग्रुप है और ये जो हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन है, इथाइलिन है, OCH2 ग्रुप है। बेसिकली ये जो OCH2 ग्रुप है ये हमारे पास जो है वो इस ड्रग की ऑप्टिमल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एरोमेटिक रिंग भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे पास ड्रग की बाइंडिंग को जो है वो असिस्ट कर रहे हैं। फिर हमने ये भी बात की कि इसके साथ साथ जो ये कार्बन्स लगे हुए इसके अंदर, प्रोपेनॉल के जो कार्बन्स हैं उन पे हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। अगर हमने वहां पे सब्स्टिट्यूशन कर दी तो हमारे पास कंपाउंड की जो एक्टिविटी होगी उस पर मसला आ सकता है। लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन कहाँ कर सकते हैं, हम इस अमाइन ग्रुप पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बात की गई कि अगर आप इस अमाइन ग्रुप के ऊपर कोई बल्कि ग्रुप अटैच कर दें, बल्कि अल्काइल ग्रुप्स अटैच कर देंगे, आपके पास जो है वो कितने बेसिकली डाई मिथाइल ग्रुप जो है वो आप यहाँ पे अटैच कर दें, एक कार्बन और उसके साथ 2 CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दें, तो ये जो कंपाउंड आप बनाएंगे ये इसकी जो है वो गुड एंटागोनिस्ट जो है वो एक्टिविटी होगी। सही है, तो हमने बीटा एडिनो रिसेप्टर एंटेगनिस्ट में उनके एसआर में क्या डिस्कस किया, उनके एसआर में डिस्कस किया कि उनके अंदर एराइल प्रोपेनोल अमाइन डेरिवेटिव्स होते हैं। एराइल प्रोपेनोल अमाइन डेरिवेटिव्स में पहली जनरेशन आती है प्रोपेनोल, और प्रोपेनोल जो है वो एक नॉन सेलेक्टिव ड्रग थी जो कि बीटा 1 को भी इनहिबिट कर रही थी और बीटा 2 को भी इनहिबिट कर रही थी। सही है, अच्छा, फिर हमने ये बात की कि स्ट्रक्चरली ये एराइल ऑक्सी प्रोपेनोल अमाइन के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है। हमने भी बात की इनके अंदर जो एरोमेटिक रिंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो OCH2 ग्रुप है, ये जो ब्रिज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास ये जो कार्बन लगे हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अमाइन ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। सही है, एक्टिविटी के लिए। और हमने कहा थी कि ये कहा कि हमें अमाइन ग्रुप पे अगर हम कोई अल्काइल ग्रुप्स की ब्रांचिंग कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड की एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी हमें अच्छी मिलेगी। सही है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ है ये प्रोपेनोल का स्ट्रक्चर है। सही है, और प्रोपेनोल एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर थी। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का मतलब ये है कि वो बीटा 1 को भी इनहिबिट करी थी और बीटा 2 को भी इनहिबिट करी थी। सही है, तो हमने पहली बात की कि हमारे पास मसला क्या आने लगा कि जब प्रोपेनोल को हमारे पास जो इंडेराल के नाम से मार्केट में आती है, इसकी नॉन सेलेक्टिविटी होने की वजह से जब पेशेंट इसको लॉन्ग टर्म कंज्यूम करे थे तो उनके अंदर एस्थमा लाइक सिम्टम आना शुरू हो गए थे। सही है, कि उनका जो हमारे पास लंग्स थे उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू हो गई थी। तो हमारे पास फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास साइंटिस्ट ने इस बात को देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उससे पता चला कि हमारे पास जब प्रोपेनोल अपने रिसेप्टर से बाइंड करती है, सही है, तो रिसेप्टर से बाइंड करने की वजह से हमारे पास वो जो है वो उस जब वो कंप्लीटली जब रिसेप्टर से बाइंड कर जाती है तो रिसेप्टर के ऊपर अभी भी एक जो है वो एक ऐसा जो है वो स्पेस रह जाती है जहाँ पे उस ड्रग को जो है वो बाइंड होना चाहिए था। वो मतलब वो ड्रग जो है वो कंप्लीटली रिसेप्टर को जो है वो ऑक्यूपाई नहीं कर रही। सही है, जैसे अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ कि ये हमारे पास एक बीटा 1 का रिसेप्टर है। सही है, यहाँ पे हमारे पास वो ड्रग आई एराइल ऑक्सी, सही है, ऑक्सीजन ग्रुप प्रोपेनोल अमाइन। सही है, और ये अमाइन अमाइन किस फॉर्म में मौजूद है, ये अमाइन
डाइमिथाइल की फॉर्म में मौजूद है, सही है। तो जब ये ड्रग हमारे पास उस रिसेप्टर के पास पहुंची तो उसने एरोमेटिक रिंग्स ने उस रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लिया। ये भी ऑक्सीजन भी कहीं ना कहीं हमारे पास बाइंड कर गया, जो टर्मिनल ग्रुप है अमाइन का वो भी बाइंड कर दिया। लेकिन मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि हमारे पास ये जो ऊपर अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास क्या कहते हैं एरोमेटिक रिंग्स मौजूद हैं, ये जो है वो क्या कहते हैं सिर्फ रिसेप्टर के एक पोर्शन से बाइंड कर पा रही है। जो दूसरा यहाँ पे रिसेप्टर का जो पॉसिबल इंटरेक्शन वाला पोर्शन है वो उसको फिल नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोपेनोलोल थी वो हमारे पास इस रिसेप्टर के पोर्शन को फिल नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से वो नॉन सेलेक्टिव थी कि वो बीटा 1 पे भी जा रही थी और बीटा 2 पे भी जा रही थी। तो साइंटिस्ट ने क्या बात की, साइंटिस्ट ने ये बात की कि अभी भी हमारे पास रिसेप्टर पे एक जो है वो ग्रूव साइड जो है वो बच रहा था, जहाँ पे हमारी ड्रग उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो ड्रग नॉन सेलेक्टिव थी। तो अब हमें एक सेलेक्टिव ड्रग चाहिए थी। तो सेलेक्टिव ड्रग बनाने के लिए साइंटिस्ट ने ये बात की कि आप क्या करें, आप जो भी आपके पास जो एरोमेटिक रिंग मौजूद है, जो एराइल ऑक्सी रिंग मौजूद है, आप उसके पैरा पे एक अमाइड ग्रुप की जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर दें, सही है। जब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने जो है वो इस पैरा पोजीशन पे अमाइन ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन कर दी, तो जो ये स्पेस खाली बच रही थी अब वो फुलफिल हो गई और उस स्पेस को जो है वो अमाइन ग्रुप ने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से वो ड्रग जो है वो बीटा 1 सेलेक्टिव हो गई। पहले वो ड्रग क्या थी, बीटा 2 सेलेक्टिव थी। अगर आप बीटा 1 सेलेक्टिव नहीं थी, वो जो है वो नॉन सेलेक्टिव थी। वो नॉन सेलेक्टिव क्यों थी, क्योंकि अगर आप प्रोपेनोलोल के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें कहीं पर भी आपके पास पैरा पे अमाइड ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन नहीं है। पैरा पे अमाइड ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन ना होने की वजह से ये ड्रग जो है वो बेसिकली क्या थी, नॉन सेलेक्टिव थी। बीटा 1 पे भी काम करी थी, बीटा 2 पे भी काम करी थी। जो बीटा 2 को भी ब्लॉक करी थी, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो अच्छे इफेक्ट्स नहीं आए थे। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने बोला कि चलो अब हम एक सेलेक्टिव बीटा 1 यानी ब्लॉकर बनाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उसको उनकी केमिस्ट्री को देखा, उन्होंने ये बोला कि हम बीटा 1 सेलेक्टिव इस तरह से बना सकते हैं कि हम क्या करें, हम जो स्पेस बच रही है बेसिकली हमारे पास रिसेप्टर के ऊपर, उसको ऑक्यूपाई कर दें कोई ऐसा ग्रुप लगा के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम यही जो है वो एराइल ऑक्सी ग्रुप लिया, सही है, वही प्रोपेनोलोल लिया और वही जो है वो अमाइन ग्रुप लिया, सेम वही रखा। सिर्फ उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एराइल ऑक्सी के पैरा पे एक अमाइन ग्रुप लगा दिया और वो अमाइन ग्रुप जो है वो बेसिकली एक CH2 के मॉलिक्यूल के डिस्टेंस से मेंटेन किया, सही है, कि बीच में एक CH2 ग्रुप लगाया और फिर एक अमाइन ग्रुप लगाया। इस अमाइन ग्रुप के लगाने की वजह से क्या हुआ, जो ड्रग जो प्रोपेनोलोल जो थी बेसिकली जब हमारे पास रिसेप्टर से बाइंड करी थी, तो उसकी उस पे जो है वो बेसिकली ये जो रिसेप्टर पे जो एक पॉसिबल इंटरेक्शन की जगह थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। और साइंटिस्ट ने जब अमाइन ग्रुप लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये जो स्पेस थी अब फुलफिल हो गई और जो अब ड्रग्स बनी जो सेकंड क्लास में आती है, सेकंड जनरेशन में आती है, वो ज्यादा सेलेक्टिव थी बीटा 1 के लिए। इसीलिए हम सेकंड जनरेशन बीटा एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को बीटा 1 सेलेक्टिव कहते हैं, जिसमें एटिनोलोल आती है और मेटोप्रोलोल आती है, सही है। तो उन्होंने क्या यहाँ पे ऐसे आ रहा हो गया कि पैरा सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग अफेक्ट्स द गुड बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, कि जब हमने पैरा पे अमाइनो ग्रुप की अमाइड ग्रुप की जब सब्स्टिट्यूशन कर दी, तो हमारे पास कंपाउंड की कार्डियो सिलेक्टिविटी बढ़ गई और वो बीटा 1 रिसेप्टर के लिए सिलेक्टिव हो गई। और उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ रही होती हैं, एटिनोलोल एंड द मेटोप्रोलोल। ये एटिनोलोल है और ये मेटोप्रोलोल है, ये दोनों ही हमारे पास एराइल ऑक्सी प्रोपेनोल अमाइन है। ये हमारे पास एराइल ऑक्सी ग्रुप है, सही है। ये हमारे पास प्रोपेनोलोल है, ये ऑक्सीजन डैश बॉन्ड के साथ इससे अटैच हुआ हुआ है। देन वी हैव द टर्मिनल अमाइन और उसके पास दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो उसको एंटागोनिस्ट बना रहे हैं, सही है। और इसी एराइल ऑक्सी के पैरा पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक हमारे पास जो है वो अमाइड ग्रुप लगा हुआ है CH2 के डिस्टेंस के साथ, ताकि वो ड्रग जो है वो इस पूरे ग्रुप को भी जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या कर सके, फुलफिल कर सके। अच्छा, अब ये जो अमाइन ग्रुप है ये प्रोटोनेट फॉर्म में जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ये प्रोपेनोलोल अपनी इंटरेक्शन शो करा होगा, एराइल एरोमेटिक रिंग और ऑक्सीजन ग्रुप अपने रिसेप्टर से बाइंड करा होगा। और इस अमाइन ग्रुप के लगने की वजह से अब ये जो जगह खाली बच रही थी जिस पे प्रोपेनोलोल नहीं बाइंड कर पा रही थी, अब जो इस क्लास की ड्रग्स होंगी वो अब इससे बाइंड कर जाएंगी और उनकी वजह से उनकी कार्डियो सिलेक्टिविटी बढ़ जाएगी और साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। अगर हम एटिनोलोल के स्ट्रक्चर को देखें और मेटोप्रोलोल के स्ट्रक्चर को देखें, तो एटिनोलोल और मेटोप्रोलोल में क्या फर्क है कि पूरा स्ट्रक्चर वही है, CH2 भी वही है, सिर्फ यहाँ पे जो अमाइन ग्रुप है उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस करवा दिया किससे, ईथर लिंकेज से, सही है। तो सिर्फ ये फर्क है, सही है दोनों में।
और बेसिकली जो हमारे पास मेट्रोप्रोलोल है उसकी जो काइनेटिक्स है वो है माइल्ड टू मॉडरेट, जो है वो उसकी हमारे पास हाफ लाइफ होती है, सही है। और इनकी लिपोफिलिसिटी एज कंपेयर टू द प्रोपेनोलोल जो है वो कम होती है, सही है। प्रोपेनोलोल की लिपोफिलिसिटी थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें 2 एरोमेटिक रिंग मौजूद हैं और इसकी हाफ लाइफ और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दीज ड्रग्स, सही है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे आके सेकंड क्लास ऑफ जो वो पेरिफेरली एक्टिंग सिम्पैथेटोलाइटिक्स कंप्लीट कर ली। अब इसी में ही हमारे पास थर्ड क्लास आ रही होती है दैट पहले हमने पढ़ा अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो सिर्फ अल्फा 1 ब्लॉकर को ही, अल्फा 1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेंगी। फिर हमने पढ़ा बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागनिस्ट जिसमें हमने फर्दर 2 क्लासेस पढ़ी, बीटा नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जिसमें हमने प्रोपेनोलोल पढ़ी और वो कौन सी डेरिवेटिव थी, वो थी एराइल ऑक्सी प्रोपेनोल अमाइन डेरिवेटिव। और फिर हमने उसी में ही जो है वो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर पढ़ी जिसमें हमने क्या पढ़ा, एड्रीनोलोल एंड मेट्रोप्रोलोल। अब इसमें ही थर्ड क्लास आ रही थी जिसे हम कह रहे होते हैं मिक्स्ड अल्फा बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागनिस्ट, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि एक ही वक्त में अल्फा 1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगी और बीटा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगी। और इसमें कौन सी ड्रग आ रही होती है, इसमें आ रही होती है लेबिटोलोल, सही है। लेबिटोलोल एक ऐसी हमारे पास ड्रग है जो कि अल्फा को भी ब्लॉक करेगी और बीटा को भी ब्लॉक करेगी, यानी कि हमारे पास जो पेरिफेरली एक्टिंग सिम्पैथेटोलाइटिक्स हैं उनको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। एक वो जो कि सिर्फ अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगी, एक वो जो सिर्फ बीटा को ब्लॉक करेंगी और बीटा में भी हमने पढ़ा बीटा 1 के लिए सिलेक्टिव है या तो नॉन सेलेक्टिव है, और एक जो कि अल्फा को भी ब्लॉक करेंगी और बीटा को भी ब्लॉक करेंगी, जिसमें हमारे पास हम कौन सी ड्रग पढ़ रहे हैं अभी, लेबिटोलोल पढ़ रहे हैं। तो आप इन फर्दर यकीनन ये क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं और इनमें ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आप एक सिस्टमिक तरीके से जब आप पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट लेके पढ़ेंगे तो यकीनन ये सब कुछ जो है वो ईजिली कवर हो जाएगा, सही है। अब हम बात करें किसकी, लेबिटोलोल की। लेबिटोलोल जो है वो बेसिकली एक मिक्स्ड अल्फा और बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, सही है। अगर हम लेबिटोलोल के स्ट्रक्चर को देखें तो लेबिटोलोल जो है वो हमारे पास कौन सी डेरिवेटिव है, फिनाइल इथानोल अमाइन डेरिवेटिव, फिनाइल इथेनॉल अमाइन डेरिवेटिव। अब किस तरह से फिनाइल इथेनॉल अमाइन का जो है वो बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव है, ये हमारे पास फिनाइल है, सही है, ये हमारे पास एक कार्बन है, ये हमारे पास दूसरा कार्बन है, सही है, और ये हमारे पास अमाइन है, दिस इज द फिनाइल, सही है। ये अगर आप देखें इसके स्ट्रक्चर को तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिनाइल 1 कार्बन 2 कार्बन और इसके साथ एक OH ग्रुप लगा हुआ है, इथेनॉल, एंड देन वी हैव द अमाइन, सही है। तो ये फिनाइल इथेनॉल अमाइन का डेरिवेटिव है, सही है। और फिनाइल इथेनॉल अमाइन जो फिनाइल रिंग है उसके पास क्या है, उसके पास एक OH ग्रुप है और उसके पास वही हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या है 1 2 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 3 पोजीशन पे यहाँ पे अमाइड ग्रुप लगा हुआ है और इसकी 4th पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, सही है। इसके अलावा ये फिनाइल इथेनॉल अमाइन ग्रुप हो गया। इसके बाद अगेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और कार्बन है, दूसरा कार्बन है और तीसरा कार्बन है और एक बेंजीन रिंग है, सही। तो ये इसका पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर है, सही है। अच्छा, अब ये ड्रग किस तरह से अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक कर रही है, क्योंकि ये ड्रग को अगर हम देखें, हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जो ये इथेनॉल वाला कार्बन है, सही है, और ये जो अमाइन के बाद वाला कार्बन है, सही है, ये दोनों जो है, ये दोनों कार्बन जो है वो क्या है, बेसिकली कायरल कार्बन हैं। किस तरह से कायरल कार्बन हैं, अगर आप इस वाले कार्बन को देखें तो ये जो कार्बन है इसके नीचे एक OH ग्रुप मौजूद है, सही है, इसके बराबर में एक कार्बन से अटैच हुआ हुआ है, इसके ऊपर एक H है, सही है, और इसके बराबर में ये एक और कार्बन से अटैच हुआ हुआ है जो कि एक जो है वो NH के साथ अटैच हुआ हुआ है, सही है। एक तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, क्योंकि इसकी चारों साइड्स पे डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, ये हो गया कायरल कार्बन हो गया, सही है। अब अगर दूसरे वाले कार्बन को देखें तो ये दूसरा वाला कार्बन जो है बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये NH के साथ अटैच हुआ हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन के साथ अटैच हुआ हुआ है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है। तो इस ड्रग में 2 कायरल सेंटर्स होने की वजह से इस ड्रग के जो है वो 4 आइसोमर्स जो है वो मौजूद होते हैं, सही है। यानी कि ये ड्रग जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो मार्केट में एक रेसिमेट मिक्सचर के तौर पे जो है वो अवेलेबल है। और उन 4 आइसोमर्स में से कौन से आइसोमर एक्टिव हैं, RCH3 एंड ROH एंड SCH3 एंड ROH, ये जो है वो 2 डाइस्टीरियोमर्स जो है वो बेसिकली एक्टिव हैं।
और इसमें से जो RCH3ROH वाला जो है वो बीटा को ब्लॉक करता है, और SCH3ROH वाला जो है वो अल्फा 1 को ब्लॉक करता है। जो ये बीटा को ब्लॉक करता है बेसिकली ये बीटा 1 को भी ब्लॉक करता है और बीटा 2 को भी ब्लॉक करता है। अब हम इसको जस्टिफाई करते हैं, सही है, कि ये हमारे पास RCH3 और ROH का मतलब क्या है और SCH3 और ROH का मतलब क्या है, और यहीं पे हम अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करेंगे। सही है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास क्या कहता है, सबसे पहला आइसोमर क्या है, RCH3, सही है, एंड अच्छा जी, तो थोड़ी-सी नेटवर्क में इश्यू हो गया था, तो हम कहाँ पर थे कि हमने बात की थी कि हमारे पास जो लेपिटोलोल है बेसिकली वो हमारे पास उसके अंदर 2 कायरल सेंटर्स मौजूद हैं, और 2 कायरल सेंटर्स का मतलब ये कि उसमें जो 2 कार्बन मौजूद, सही है, तो थोड़ी नेटवर्क में इश्यू चल रहा है, लेकिन हम फिर भी बगैर डिस्ट्रैक्शन हुए जो है वो अपने लेक्चर को फिर से जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लेबिटोलोल को हमने जो है वो स्टार्ट किया था, और लेबिटोलोल में हमने ये बात की थी कि उसमें जो है वो 2 कायरल सेंटर्स मौजूद हैं, एक ये वाला और एक ये वाला कार्बन, और 2 कायरल सेंटर्स मौजूद होने की वजह से हमारे पास वो जो ड्रग होती है बेसिकली वो हमारे पास किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, वो हमारे पास जो है वो रेसिमिक मिक्सचर में अवेलेबल होती है, यानी कि इसके 2 कायरल सेंटर्स का मतलब ये है कि इसके 4 आइसोमर्स जो है वो मौजूद होंगे, सही है। 4 आइसोमर्स में से हमारे पास जो ये वाला आइसोमर है बेसिकली RCH3 और ROH, ये एक्टिव है। एक्टिव किसके लिए, कि बीटा को ब्लॉक करेगा, बीटा 1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगा और बीटा 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगा। और जो दूसरा वाला है SCH3 एंड ROH, वो जो है वो बेसिकली अल्फा 1 को ब्लॉक करेगा। अब ये R का मतलब क्या है और S का मतलब क्या है, सही है? ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पहले वाले जो है वो आइसोमर को चेक करते हैं जो कि RCH3 है, सही है, और ROH है, सही है। यानी कि RCH3 का मतलब ये है कि जो हमारे पास पहला वाला जो कायरल सेंटर मौजूद है जिस पे कार्बन है उसके ऊपर जो CH3 ग्रुप मौजूद है उसके साथ जो बॉन्ड है वो हमारे पास प्लेन बॉन्ड बना रहा है। बेसिकली प्लेन बॉन्ड का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो CH3 ग्रुप मौजूद है ये हमारे पास ऑन द प्लेन ऑफ पेपर जो है वो मौजूद है, सही है। यानी कि जो RCH3 का मतलब क्या है कि जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के साथ वो इस बोल्ड लाइन से या इस जो है वो बॉन्ड से मौजूद है, मतलब इस प्लेन लाइन से मौजूद है, जिसकी वजह से ये रिप्रेजेंट करे कि CH3 ऑन द प्लेन ऑफ पेपर है, सही है। लेकिन उसके साथ जो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये जो हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन किसके साथ मौजूद है, डैश लाइन के साथ मौजूद है, सही है। और डैश लाइन का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली ये जो है वो बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर मौजूद है, सही है। दिस H इज प्रेजेंट एट द बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर, सही है। तो ये हमने RCH3 को भी डिस्कस किया। फिर अब हम ROH पे आते हैं, तो ROH पे देखें अगर आप, तो ROH पे हमारे पास जो है वो, अगर आप ROH पे देखें तो ROH पे हमारे पास क्या है, ROH पे जो है वो बेसिकली यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये जो है वो क्या है, ये चाहे ये वाला हाइड्रोजन है चाहे ये वाला हाइड्रोजन है, इन दोनों के पास कौन से फॉर्म में बॉन्ड मौजूद है, डैश बॉन्ड में फॉर्म मौजूद है। और डैश बॉन्ड में मौजूद होने की वजह से ये रिप्रेजेंट करे कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर जो है वो मौजूद है। और अगर आप इस OH को देखें तो OH जो है वो बेसिकली हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है, वो प्लेन ऑफ द पेपर में मौजूद है। यानी कि जो RCH3 और ROH वाला आइसोमर है, क्योंकि उसमें जो CH3 है और ROH है उनका जो बॉन्ड है बेसिकली वो हमारे पास ऐसा है, लाइन की तरह है, एक बोल्ड लाइन है और वो प्लेन ऑफ पेपर पे मौजूद है, इसीलिए ये ड्रग किसके लिए, बीटा ब्लॉकर है। अब अगर आप SCH3 और ROH को देखें, SCH3 और ROH में क्या होगा, ROH जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। सिर्फ ये जो हमने R वाले में जो पढ़ा था, CH3 वाला जो ये हमने पढ़ा था R वाले में, सिर्फ यहाँ पे ये चेंजिंग आ रही है। इन दोनों में क्या चेंज है, इन दोनों में ये चेंज है कि जो R CH3 जो हमने यहाँ पे पढ़ा उसमें जो हमने हाइड्रोजन पढ़ा वो किस बॉन्ड में मौजूद है, वो डैश बॉन्ड में मौजूद है, सही है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में मौजूद है, वो वेज बॉन्ड में मौजूद है, सही है। सिर्फ बॉन्डिंग का फर्क है, इसी वजह से हम डिफरेंट आइसोमर्स बना रहे हैं,
सही है। वेज बॉन्ड में मौजूद होने का मतलब ये होता है कि वो जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो जो है वो हमारे पास जो है वो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर टुवर्ड्स यू, कि वो जो हमारे पास क्या कहते हैं जो एच है वो आपकी तरफ आ रहा होगा। सही, यहाँ पे एच क्या आता है, यहाँ पे एच बिहाइंड इन द प्लेन ऑफ पेपर था और वो आपसे दूर जा रहा था। यहाँ पे जो एच है क्योंकि वो वेज बॉन्ड में मौजूद है इसी वजह से हम इसको एस कह रहे हैं। यहाँ पे वो वेज बॉन्ड में मौजूद नहीं था, वो लाइन की बॉन्ड डैश लाइन की बॉन्ड में मौजूद था, इसलिए हम इसको आर कह रहे हैं। और इसी वजह से बेसिकली ये वाला जो आइसोमर है वो अल्फा 1 ब्लॉकर है। बाकी आप देखें तो आर OH पे भी वही सेम मौजूद है जो इस वाले आइसोमर में मौजूद है। सही है, सिर्फ फर्क कहाँ आ रहा है, सिर्फ फर्क इस H पे आ रहा है। सही है, तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को जो है वो याद रखेंगे कि ये जो लेबिटोलोल है ये दो आइसोमेरिक पेयर बनाती है, एक जो है वो आर आर है और एक एस आर है। आर आर वाला जो है वो बेसिकली बीटा के लिए एक्टिव है, बीटा को ब्लॉक करेगा, और एस वाला जो है वो अल्फा के लिए एक्टिव है और अल्फा 1 को ब्लॉक करेगा। अच्छा, बीटा में बीटा 1 को भी ब्लॉक करेगा, बीटा 2 को भी ब्लॉक करेगा। इससे फायदा क्या होगा कि पेशेंट को दो दवाएं एक साथ ही लेनी पड़ेंगी, कि बज़ाहिर वो एक ऐसी दवा ले जो बीटा को ब्लॉक करे और अल्फा को ब्लॉक करे, वो एक ही दवा में दोनों काम अचीव कर सकता है। सही है, कि एक ही दवा उसे मिल जाएगी जिसमें वो अल्फा को भी ब्लॉक कर देगी और वो बीटा को भी ब्लॉक कर देगी। सही है। अच्छा, तो इस तरह से आप यहाँ पे आके जो है वो हमने लेबिटोलोल को जो है वो डिस्कस कर लिया। सही है। इसके बाद हमारे पास इसमें जो एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट में दूसरी क्लास आई थी, दैट इज द सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथेटोलाइटिक्स। सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथेटोलाइटिक्स में बेसिकली वो ड्रग जो कि सेंट्रली जाके हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जाके काम करेंगी और जो है वो उसको ब्लॉक कर देंगी। सही है। अच्छा, सेंट्रल में हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है अल्फा 2 रिसेप्टर। सही, ये कौन सा रिसेप्टर होता है, दैट इज द अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर जो है वो एक ऑटो रेगुलेटरी रिसेप्टर होता है। ऑटो रेगुलेटरी रिसेप्टर का मतलब ये होता है कि जब ये एक्टिवेट होगा तो हमारे पास ये करेगा, ये जो है वो दूसरे न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होंगे उनको जो है वो ब्लॉक कर देगा। सही है, मतलब ये हमारे पास जो है वो एक न्यूरॉन है जिसके पास अल्फा 2 रिसेप्टर मौजूद है। सही है। अब जब ये अल्फा 2 रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होगा तो जो ये न्यूरॉन जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा होगा वो जो है वो इसको ब्लॉक कर देगा। और पर्टिकुलरली कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करेगा, नॉन एपिनेफ्रिन को ब्लॉक कर देगा। मतलब ये ऑटो रेगुलेटरी है। सही है। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ रही होती है जो ये काम कर रही होती है, मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, गुआनाबेंज, गुआनीसेफ। अच्छा, इसमें से सिर्फ हम मिथाइल डोपा को डिस्कस करेंगे और इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये फिनाइल रिंग है, यहाँ पे दो कार्बन है, एक दो कार्बन, फिनाइल एथाइल, वही अमाइन ग्रुप। सही है, और वही जो है वो टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे मौजूद है और ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। तो ये समवाट डोपामीन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिख रहा है हमारे पास। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप हमने ऐड कर दिया तो इस वजह से क्या कहला रहा है, मिथाइल डोपा। अभी जो मिथाइल डोपा होती है बॉडी में जाके अल्फा मिथाइल नॉन एड्रेनालिन में कन्वर्ट होती है। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ट्रांसमीटर और न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, नॉन एड्रेनालिन। नॉन एड्रेनालिन को हम नॉन एपिनेफ्रिन भी कह रहे होते हैं। नॉन एपिनेफ्रिन क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवा रहा होता है। क्योंकि ये ड्रग क्या है, ये मिथाइल डोपा है, और नॉन एड्रेनालिन या नॉन एपिनेफ्रिन डोपामीन से बन रही थी, और हमने क्या किया, हमने मिथाइल डोपा देना शुरू कर दिया। तो मिथाइल डोपा किस में कन्वर्ट होगी, नॉन एड्रेनालिन में कन्वर्ट होने की बजाय वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो अल्फा मिथाइल नॉन एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब वो अल्फा मिथाइल नॉन एड्रेनालिन में कन्वर्ट होगी तो वो एज अ फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगा और वो अल्फा 2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करे, अल्फा 2 रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करेगा। सही है। हम पढ़ क्या रहे हैं, सिंपैथेटोलाइटिक्स, लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये ड्रग अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी। जब ये अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी तो अल्फा 2 रिसेप्टर क्या था, ऑटो रेगुलेटरी था। ऑटो रेगुलेटरी का मतलब ये होता है कि जब ये एक्टिवेट करेगा तो ये नेगेटिव फीडबैक के जरिए हमारे पास क्या करेगा, नॉन एपिनेफ्रिन की रिलीज को रोक देगा। और जब नॉन एपिनेफ्रिन रुक जाएगा तो हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है। तो इस तरह से हमने मिथाइल डोपा डिस्कस कर लिया। ये सारी ड्रग्स भी इसी तरह से ही काम कर रही होती है कि वो अल्फा 2 रिसेप्टर को एगोनिस्ट कर देती हैं, एगोनिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी। इनके स्ट्रक्चर को हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम मिथाइल डोपा को डिस्कस करेंगे। मिथाइल डोपा में जो ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एराइल रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमाइन ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे इसका जर्नल एसआर डिस्कस कर लिया। अब इसी जो एडिनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स में
जो हमने पढ़ा कि बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में जो एडिनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स आ रहे होते हैं वो कौन से आ रहे होते हैं, थर्ड क्लास जो होती है वो एजेंट डिप्लीटिंग द न्यूरोट्रांसमीटर। और इन न्यूरोट्रांसमीटर की डिप्लीटिंग में अगर हम जो ड्रग्स पढ़ेंगे वो रेजरपीन है और गोनेथिडीन है। ये क्या करेंगी, ये जाके जो हमारे पास न्यूरॉन्स होंगे उनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स में स्टोर होंगे उनके लेवल्स को कम करवा देंगी। अब जब न्यूरॉन एक्टिवेट होगा तो वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर कम होगा तो वो कम बाइंड करेगा, जब वो कंबाइन करेगा तो इफेक्ट भी कम प्रोड्यूस होगा। और वो कौन से न्यूरॉन में जाके काम करेगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में, जो कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज कर रहा होगा। और एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ही क्योंकि मेन इन न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे पास ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो हम ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए भी ये ड्रग्स दे रहे होते हैं, सही है। क्योंकि इनके स्ट्रक्चर आपस में रिलेट नहीं कर रहे तो हम इनके एसआर को डिस्कस नहीं करेंगे। कोई एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एसएआर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आके हम अपने जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हमने पहली क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, जिसमें हमने एडिनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स पढ़े। एडिनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट में भी फर्दर हमने 3 क्लासेस पढ़ी, वो जो कि पेरिफेरली काम कर रही हैं, वो जो कि सेंट्रली काम कर रही हैं, और वो जो कि एजेंट्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को डिप्लीट कर रहे हैं। एजेंट्स जो न्यूरोट्रांसमीटर को डिप्लीट करें तो वो हमने कौन कौन से पढ़े, रेजरपिन और गुनेथिडीन। हमने बात की कि उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से रिलेट नहीं करते तो उनका कोई एसएआर अवेलेबल नहीं है, सही है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथेटोलाइटिक्स, जिसमें हमने पढ़ा मिथाइल डोपा था, क्लोनिडीन था, गोनीबेंज था, गोनीसेफ था, जो अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करके ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म के जरिए हमारे पास नॉन एपिनेफ्रिन के रिलीज को रोक रहे थे। और फिर हमने पेरिफेरली एक्टिंग सिम्पैथेटोलाइटिक्स पढ़े, जिसमें हमने अल्फा एडिनोसेप्टर अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा पाइपेरिजिलाइल क्यूनाजोलिन डेरिवेटिव, जिसमें हमने टेराजोसिन पैराजोसिन पढ़ा, सही। उसके एसआर को डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर को देखा। फिर हमने बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स को देखा, जिसमें हमने फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन पढ़ी। फर्स्ट जनरेशन में हमने पढ़ा कि वो नॉन सेलेक्टिव थे, उसमें हमने प्रोपेनोलोल पढ़ा, एराइल ऑक्सी प्रोपेनोल अमाइन डेरिवेटिव्स थे ये सारे। फिर हमने सेकंड जनरेशन पढ़ी जो कि बीटा के लिए बीटा 1 के लिए सेलेक्टिव थी, जिसमें हमने एटिनोलोल मेटोप्रोलोल पढ़ा। और फिर हमने मिक्स्ड अल्फा और बीटा रिसेप्टर एंटेगनिस्ट पढ़ा, जिसमें हमने लेबिटोलोल पढ़ा कि वो एक उसके 2 आइसोमर्स थे, RCH3 और ROH बीटा को ब्लॉक करता है, और SCH3 और ROH अल्फा को ब्लॉक करता है। और दोनों में हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या कहते हैं, जो बॉन्ड के साथ जो अटैच हुआ है हाइड्रोजन, उसमें फर्क है। तो यहाँ पे आके हमने पहली एंटी हाइपरटेंसिव की क्लास को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास दूसरी क्लास आएगी वेजोडाइलेटर्स, उसमें भी फर्दर 3 क्लासेस हैं, और उसमें भी फिर डिफरेंट ड्रग्स हैं जो हम आगे कंटिन्यू करते हुए आएंगे। और फिर एस इनहिबिटर्स और ARBs को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आगे हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव खत्म होगा, और फिर हमारा एंटी एंजाइनल और एंटी एरिथमिक ड्रग शुरू होगा। तो जहां तक हम एंटी एंजाइनल तक जब हम आएंगे तो हम अपना बहुत सारा काम जो है वो कवर कर चुके हैं, तो हमें एंटी एरिथमिक पढ़ने में इतनी कोई मुश्किल नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट में हम वेजोडाइलेटर्स को शुरू करेंगे और एस इनहिबिटर्स तक या ARVs तक अपने लेक्चर को खत्म कर देंगे, ताकि हमारे पास सिर्फ कम से कम काम रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स।